हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रेप अल्फा में। प्रेप अल्फा आप लोगों के लिए यूपी पीसीएस 2025 एग्ज़ाम के लिए जो कि 12 अक्टूबर को होगा, उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज चला रहा है। प्रीवियस ईयर पेपर्स पिछले 10 वर्षों के, ठीक है। उसमें ये नेक्स्ट वीडियो है, चौथा पार्ट। 2020 का ये उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2020 का समान अध्ययन का प्रश्न पत्र है। इसके हम सभी 150 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। हम थोड़ी फास्ट रिवीजन टाइप में करने वाले हैं, इसलिए प्रयास करिएगा आप लोग समझने का। और करंट अफेयर्स के प्रश्न को हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए क्योंकि करंट अफेयर्स आपको नहीं आएगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीनों करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए अभी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। मंथली करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मंथली करंट अफेयर्स जाकर पढ़ लीजिएगा। कम समय में ज़्यादा प्रश्न कराने की ये हमने मुहिम अपने चैनल के माध्यम से चालू की है। कम समय में ज़्यादा प्रश्न, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। तो आपको पहली बात तो याद रखना है, भीमबेटका गुफा कहाँ है, तो एमपी में है, ठीक है। अब किसने देखा पहली बार, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, वीएस वाकंकर ने, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकंकर भारत के प्रथम प्रमुख पुरातत्वविद थे। उन्होंने भोपाल के निकट भीमबेटका गुफा के प्राचीन शिलालेखों का अन्वेषण किया और उसके प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था। किसने, तो विष्णु श्रीधर वाकणकर ने। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर हड़प्पा पुरा स्थल और भारत के राज्य यहाँ पर दिए गए हैं, कौन सा कहाँ पर है, तो यहाँ पर सीधे मिलान देख लेते हैं हम। देखिए, जो बालू है ये हरियाणा में स्थित है, ठीक है। मांडा कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। और आपको बता दें, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु भी मांडा है, ठीक है, आप याद रखिएगा। पाडरी कहाँ है, तो ये गुजरात में है। और हुलास कहाँ है, तो ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुलास है, ठीक है। चारों ऑप्शन आपको याद रखने हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको देखिए, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना, यहाँ पर भी है। इसमें जो है ये बताना है कि किस सभ्यता का संबंध किससे था, ठीक है। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध था नगरीय सभ्यता से, ठीक। उत्तर वैदिक समाज जो था वो कृषक समाज माना जाता था। और ऋग्वैदिक समाज जो था वो चारागाह समाज था। और मध्यकाल जो था वो जमींदारी प्रथा से संबंधित था, ठीक है। यानी कि मध्यकाल का संबंध जमींदारी से, ऋग्वैदिक समाज का संबंध चारागाह से अधिक था। उत्तर वैदिक समाज जो था वो कृषक समाज था। और सिंधु घाटी सभ्यता ये नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, यहाँ पर भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। महाजनपद और उनकी राजधानियाँ दी हुई हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम मिलान देख लेते हैं। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो विराटनगर, ठीक। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो कि अभी वर्तमान दिल्ली के आसपास एनसीआर का एरिया आप कह सकते हैं, ठीक है। सूरसेन जो थी वो मथुरा की राजधानी थी, सूरसेन की राजधानी मथुरा। और असमक की राजधानी क्या थी, तो दोस्तों पोतन, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, और सूरसेन की राजधानी मथुरा, और असमक की राजधानी पोतन। एक ये चीज़ आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है, तो इसका सही जवाब है बी नंबर, इक्ष्वाकु वंश के शासक जितने थे उनको श्री पर्वतीय कहा गया। क्वेश्चन नंबर आपका 6वां, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो सी नंबर इसका सही जवाब है। एग्रोनोमोई का मतलब होता था मार्ग निर्माण करने वाले अधिकारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां, यहाँ पर ये कथन और कारण का सवाल है, तो सीधे देख लेते हैं हम। कथन कारण का सवाल यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। कथन दिया है कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राज्य की अपेक्षा अधिक जानकारी है, ठीक है। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राज्य की अपेक्षा अधिक जानकारी, मतलब चोलों के पहले वाले राज्य से अधिक जानकारी है चोलों के बारे में, ये कह रहा है। कारण कह रहा है कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए नंबर सही है,
आर और ए दोनों सही हैं और आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि कह रहा है ना कि चोलों के विषय में हमें अधिक जानकारी कैसे प्राप्त हुई। उन्होंने जो है जितने भी मंदिर बनवाए उसमें जो है अभिलेख उत्कीर्ण करवाए और उन अभिलेखों में अपनी ऐतिहासिक विजयों का वर्णन दिया, जिससे हमें चोल शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर है आपका 8वां, धार्मिक आंदोलन से संबंधित है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर देना। पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबूजुईद, अल-मसूदी और अल-बरूनी ने किया है। दूसरा पॉइंट है कि सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। तो यहाँ पर कौन से इसके जवाब सही है, तो दोनों सही है कह रहा, ठीक है। ईसा की पहली शताब्दी में साममग यानी ईरानी पुरोहित को भारत लाए ताकि सांब द्वारा चंद्रभागा नदी पर निर्मित सूर्य मंदिर में पूजा हो सके। यह सूर्य का स्थापित पहला मंदिर था, ठीक है। मग पुरोहितों ने भारत में सूर्य पूजा को लोकप्रिय बनाया और सूर्य पूजा के ही उपलक्ष्य में सांबपुर यात्रोत्सव मनाया जाता था। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबूजुईद, अल-मसूदी और अल-बरूनी ने किया है। अन्य सूर्य मंदिरों में मोढेरा का सूर्य मंदिर जो कि गुजरात में है, ओयोसियो और सिरोही का सूर्य मंदिर ये राजस्थान में है, और ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा निर्मित मार्तंड सूर्य मंदिर ये कहाँ है दोस्तों, कश्मीर में स्थित है। ये आपको याद रखना, ठीक है, कभी पूछा जा सकता है ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा निर्मित मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ है, तो कश्मीर में। ओसिया एवं सिरोही का सूर्य मंदिर कहाँ है, राजस्थान में। और मोढेरा का सूर्य मंदिर कई बार पूछा गया, ये गुजरात में है, ठीक है। और जो ये अभी भारत का पहला सूर्य मंदिर था ये मुल्तान पाकिस्तान में बनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर डी नंबर सही सुमेलित नहीं है, कह रहा शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध मुल्तान से, ये गलत है, ठीक है। बाकी शेख मुइजुद्दीन चिश्ती का संबंध अजमेर से, अजमेर में दरगाह है इनकी। शेख बुरहानुद्दीन गरीब का संबंध दौलताबाद से है, और शेख मोहम्मद हुसैनी का संबंध है गुलबर्गा से। और यहाँ पर शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध कहाँ से है दोस्तों, तो दिल्ली में है इनकी दरगाह है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10वां, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकोंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकोंडा का शासक कौन था, तो यहाँ पर इसका ए नंबर बिल्कुल सही है, अबुल हसन कुतुब शाह था, ठीक है। गोलकोंडा का शासन कौन था, शासक अबुल हसन कुतुब शाह। जब औरंगजेब ने 1687 में गोलकोंडा पर आक्रमण किया तब शासक था अबुल हसन कुतुब शाह, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 11वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, 2 कथन दिए गए हैं, इसमें कौन सा सही है बताना है। पॉइंट नंबर 1 कहता है अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। दूसरा पॉइंट कहता है अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो इसका कौन सा पॉइंट सही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसके सही है, यानी कि दोनों पॉइंट इसके सही दिए हुए हैं। मतलब कि अकबर ने लड़कों और लड़कियों की जो विवाह की उम्र थी उसको निर्धारित करने का प्रयास किया था, और अकबर ने लड़कियों को स्वतंत्रता दी थी कि अपने अभिभावकों के दबाव के बगैर अपनी इच्छा से आप शादी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला है 12वां, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कुछ अधिकारी और उनके कर्तव्य दिए गए हैं, तो हम डायरेक्ट मिलान देख लेते हैं। ये जो दीवाने तन था, अधिकारी का नाम था दीवाने तन, ये जागीर एवं वेतन को देखता था। मुस्तारफी जो था ये राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था, मुस्तारफी। और जो मुशर्रिफ था ये कार्यालय को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता था। और वाकियानवीस जो था ये प्रमुख घटनाओं एवं फरमानों को सूचीबद्ध करता था, वाकियानवीस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13वां, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया था, तो इसका बी नंबर सही है, सहाब नहर, ठीक है। सहाब नहर का जो पुनर्निर्माण है वो फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया था, सहाब नहर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 14, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था, तो इसका ए नंबर बिल्कुल सही है, किताब ए नौरस का लेखक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 15वां, यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, कौन सा सही उत्तर है ये बताना है। तो अगर देख लेते हैं डायरेक्ट, जो जजमानी प्रथा थी ये दोस्तों उत्तर भारत में प्रचलित है, ठीक है। 12 बलूट ये महाराष्ट्र से संबंधित है, और मिरासी का संबंध कर्नाटक से है, अडाडे का संबंध है तमिलनाडु से। क्वेश्चन नंबर आपका 16वां, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। कौन सा ग्रंथ कब बना, यहाँ पर 1 2 3 4 ग्रंथ दिए हुए हैं।
कौन सा ग्रंथ कब बना ये आपको बताना है, तो सीधे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए किताबुल हिंद, ये अलबरूनी, इसके लेखक थे अलबरूनी, महमूद गजनवी के समय में ये आया था। पृथ्वीराज रासो का लेखक थे चंद्रबरदाई, और ये पृथ्वीराज चौहान के समय में थे। तबकात ए नासरी, ये जो है मिनहा, इसके लेखक थे मिनहाजुद्दीन सिराज, ठीक है, ये जो है गुलाम वंश बलबन के समय में था। और फतवा ए जहांगीरी, ये जियाउद्दीन बरनी ने लिखा, ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक के समय में था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना 17 नंबर का, एक्सला सापेल 1748 में जो संधि हुई थी कि संधि के संदर्भ में कथनों में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है। दूसरा पॉइंट कहता है अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया। तो इसका कौन सा जवाब सही, तो सी नंबर सही है, क्योंकि जो एक्सला सेपल की संधि हुई थी 1748 वाली, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से 1748 तक चला था, उसको समाप्त करते ही एक्सला सेपल की संधि हो गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18वां, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया, इसका सी नंबर बिल्कुल सही है, लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में सिक्किम का भारत में विलय कर लिया था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में जनरल बनकर जो भारत आया, और लॉर्ड डलहौजी के समय में अंग्रेजों द्वारा प्राप्त की गई महत्वपूर्ण जो सफलताएं थी ये याद रख लीजिए। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया, 1849 में, ठीक है। महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन दे दी गई, ये जो है डलहौजी के काल में। और डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर उस पर अधिकार कर लिया, ये 1850 में किया था दोस्तों, ठीक है। सिक्किम का जो भारत में विलय डलहौजी ने किया 1850 में किया था, 1848 में डलहौजी भारत आया था, ठीक है। ये आप याद रख लीजिएगा, मैं थोड़ा गलत बता दिया था। और यहाँ पर चौथा पॉइंट है कि लोअर बर्मा तथा पीगू का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय डलहौजी के समय में ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19वां, निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी, तो इसका बी नंबर बिल्कुल सही है, हैदर अली ने करी थी। डिंडीगुल मैसूर में 1755 में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना, कई बार सवाल पूछा गया है, हैदर अली ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। हैदर अली दक्षिण भारत मैसूर राज्य में सुल्तान थे। हैदर अली के पास ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 1769 ईस्वी के प्रारंभ हुआ, हैदर अली को आंशिक सफलता प्राप्त हुई थी। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है दोस्तों 1780 से 84 के बीच में, हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुआ, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और 1755 में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल तमिलनाडु में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करी थी। पूछा जा सकता है किसकी सहायता से की गई थी, तो फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 20वां नंबर का, ये कथन और कारण का सवाल है, इसको देख लेते हैं। कथन दिया है तो ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। कारण क्या है, तो इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बनाए गए। क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए इन्होंने 3 प्रकार की व्यवस्थाएं लागू की थी, कौन कौन सी, तो आपको पता होगा, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी, ठीक है, रैयतवाड़ी, ये 3 प्रकार की व्यवस्था इन्होंने लागू की थी अलग अलग प्रकार के किसानों के लिए। तो ए और आर दोनों सही है, आर भी ए की व्याख्या कर रहा है, किस लिए लागू की, क्योंकि अलग अलग प्रकार के किसान थे, उनके अलग अलग वर्ग बनाए जाने थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 नंबर का है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कराना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर देखिए भारतीय शस्त्र अधिनियम, ठीक है, भारतीय शस्त्र अधिनियम कब आया, 1878 में। शाही पद अधिनियम कब आया, 1876 में। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम कब आया, 1869 में। और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया, 1861 में। क्वेश्चन नंबर आपका 22, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, दूसरे में किसने भाग नहीं लिया था ये बताना है। तो यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सही है, राजेंद्र प्रसाद ने भाग नहीं लिया था। बाकी MK गांधी और यहाँ पर सरोजनी नायडू और पंडित मदन मोहन मालवीय, इन सब ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। हालांकि गांधी जी ने फर्स्ट और थर्ड इनमें भाग नहीं लिया था, सिर्फ सेकंड में भाग लिया था, ये आपको याद रखना है। और जो भीमराव अंबेडकर इन्होंने जो है सभी गोलमेज सम्मेलन, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, तीनों में भाग लिया था भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर आपका 23, इसका भी सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मिलान देख लेते हैं। पुस्तकें और लेखक दिए गए थे, ठीक है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये पुस्तक किसकी है? तो लाला लाजपत राय की, ठीक है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये है लाला लाजपत राय की पुस्तक। गीता रहस्य किसकी है? तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है, ठीक है। ए नेशन इन मेकिंग, ये पुस्तक किसकी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है दोस्तों। और इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है उसके लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर आपको 24, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? तो इसका बी नंबर बिल्कुल सही है, NM जोशी को भेजा गया था। जो 1919 में ILO द्वारा वाशिंगटन सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसमें मजदूरों का प्रतिनिधि बन के कौन गया? NM जोशी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको 25, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी नहीं है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही है, सतलज। ये जो है ट्रांस हिमालय नदी, अच्छा ये कह रहा कि कौन सी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है, ठीक है की बात कर रहा है तो सतलज। सतलज जो है, जो हमारा ट्रांस हिमालय है उसके उस तरफ से निकलती है, ठीक है। बाकी झेलम, गंगा और रावी ये ट्रांस हिमालय के दक्षिण भाग से निकलती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। तो इसका सी नंबर सही है। जो खस जनजाति है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती, जबकि कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है खस जनजाति, ठीक है। बाकी अंगामी जनजाति जो है वो नागालैंड में पाई जाती है, और बिरहोर जनजाति झारखंड में पाई जाती है, और टोडा जनजाति आपकी तमिलनाडु में पाई जाती है। खस जनजाति कहाँ पाई जाती है? याद रखिएगा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 27, सूची 1 का सूची 2 से फिर मिलान करना है। यहाँ पर झील और उनकी अवस्थितियाँ दी गई हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट मिलान देख लेते हैं। जो साला झील है दोस्तों वो है अरुणाचल प्रदेश में, और बड़खल झील कहाँ है? तो ये हरियाणा में है। लोकटक झील दोस्तों कहाँ है? तो ये मणिपुर में है। और काली बेली झील कहाँ है? ये तमिलनाडु में, ठीक है। काली बेली झील तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर आपका 28, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो इसका ए नंबर सही है, हिमालय, ठीक है। हिमाद्री श्रेणी जो है हिमालय, ये जो है भारत की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। पुरानी की बात करें तो अरावली जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और अरावली के सबसे उच्चतम शिखर कौन सा है दोस्तों? तो गुरु शिखर है, ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 29, कश्मीर घाटी स्थित है। यहाँ पर बी नंबर सही है, पीर पंजाल और हिमालय पर्वत श्रेणियों के बीच में। पीर पंजाल और शिवालिक श्रेणी जस्ट बगल बगल में ही है, इनके बीच में स्थित है कश्मीर घाटी, ठीक है, आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30वां, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों के पश्चिम से पूर्व क्रम पर विचार करना है। मतलब इस अगर यमुना ऐसे बहती है, ये बंगाल, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर इलाहाबाद में जो है गंगा से मिल जाती है, गंगा इधर से आती है, यमुना इधर से आती है। तो यमुना की जो है पश्चिम से पूरब की तरफ, इस तरफ से जो है आपको बताना है सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर देखिए पश्चिम से पूरब की बात कर रहा है तो चंबल सबसे पहले मिलती है, ठीक है। इसके बाद आपकी मिलती है सिंध, फिर इसके बाद मिलती है आपकी बेतवा, ठीक है। इसके बाद लास्ट में मिलती है केन, जो कि बांदा के पास मिल जाती है। बेतवा हमीरपुर के पास मिलती है, चंबल इटावा के पास मिलती है, चंबल के बाद सिंध मिल जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 31, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, यहाँ पर आपको बताना है। तो सीधे मिलान देख लेते हैं। जो एटलस पर्वत है दोस्तों वो मोरक्को देश में स्थित है, ठीक है। किलिमंजारो जो पर्वत है दोस्तों वो तंजानिया में स्थित है, और तंजानिया कहाँ है? ये साउथ अफ्रीका का देश है। मोरक्को कहाँ का देश है? ये भी अफ्रीका महाद्वीप का ही देश है, ठीक है। चिम्बरोजो जो पर्वत है ये भी इक्वाडोर में स्थित है। और पायरेनीज पर्वत कहाँ है दोस्तों? तो फ्रांस स्पेन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 32, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है दोस्तों? नहीं बताना है। तो यहाँ पर बी नंबर सही है, रेंगमा जनजाति, ठीक है। रेंगमा जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो ये नागालैंड में पाई जाती है, रेंगमा जनजाति नागालैंड। बाकी सोमपेन, ओंजे और हल्चू ये तीनों जनजातियाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी जनजातियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, कथन यहाँ पर दिए गए हैं और उनके आधार पर आपको बताना है। कथन कारण का सवाल है ये। कथन कहता है अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो दोस्तों
अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का बड़ा केंद्र नहीं है, मुंबई महाराष्ट्र है। ठीक है, तो यहाँ पर ए तो गलत हो गया। आर कहता है अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में स्थित है, इसलिए इसे कच्चे माल की समस्या नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या है, तो ए गलत है और आर सही है। ठीक है, हालांकि अहमदाबाद दूसरे नंबर पे आता है सूती वस्त्र उद्योग में मुंबई के बाद, और चूंकि अहमदाबाद भी कपास उत्पादक क्षेत्र के आसपास है, इसलिए वहाँ कच्चे माल की कमी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। 3 सुमेलित हैं, 1 सुमेलित नहीं है। नहीं, कितने सुमेलित नहीं है यहाँ पर ऑप्शन देखिए, 1 2 2 3 1 3 या 2 4। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 और 3 सुमेलित नहीं है। बाकी सुमेलित है लौह एस की खदान बेल्लारी कर्नाटक में है, और बॉक्साइट की खदान कटनी एमपी में है। ठीक, यहाँ पर देख लेते हैं तांबा का उत्खनन जो है राजस्थान के खेतड़ी और झुंझुनू आदि स्थानों से होता है, और मैग्नीज का उत्खनन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा से होता है। ठीक है, चित्रदुर्ग और बेल्लारी कर्नाटक से लौह अयस्क का उत्खनन होता है, और कटनी मध्य प्रदेश, कोरापुट उड़ीसा, वेलांगीर उड़ीसा, इनसे जो है बॉक्साइट का उत्पादन होता है। भीलवाड़ा तांबा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा राजस्थान में। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 35, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है बताना है। इसका सी नंबर सही है, अगुलहास जो धारा है वो हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान होती हैं, एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल के। यहाँ पर दोस्तों अगुलहास जो है गर्म जलधारा, याद रखिएगा। ठीक है, गर्म जलधारा है। ठीक है, अगोलहास हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। यहाँ पर आगे लिखा भी हुआ है, अगोलहास एक गर्म जलधारा है जो हिंद महासागर से संबंधित है। कनारी धारा और फ्लोरिडा धारा ये अटलांटिक महासागर से संबंधित है, और जो क्यूराइल धारा है यह आपकी प्रशांत महासागर की धारा है। क्वेश्चन नंबर सूची 1 और क्वेश्चन नंबर 36 है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश दिए गए हैं, तो यहाँ पर कौन सा चक्रवात किस देश में बोला जाता है आपको बताना है। तो देख लेते सीधे मिलान। बैगियो जो चक्रवात है वो फिलीपींस में उसको कहा जाता है। ठीक है, हरिकेन कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। टाइफून चक्रवात को नाम दिया जाता है आपके चाइना में, और बिली बिली जो है ऑस्ट्रेलिया में इसका नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 37। यहाँ पर देखिए मलेशिया में केंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, जिसका सी नंबर सही है, टिन उत्पादन के लिए। ठीक, केंटा घाटी टिन उत्पादन याद रख लीजिए। मलेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह देश रबड़ उत्पादन और टिन उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है बताना। एक गलत है, बाकी 3 सही है। तो देश और लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं, तो इसका सी गलत है। जर्मनी का नॉर्मंडी लिखा हुआ है, ये गलत है। बाकी कजाकिस्तान में जो क्षेत्र है ये कारागंडा है। ठीक है, यूक्रेन में जो क्षेत्र है ये क्रिवोई राग है, और यहाँ पर फ्रांस में जो लौह अयस्क क्षेत्र है वो है पायरेनीज। और जो आपका जर्मनी में है, जर्मनी में जो क्षेत्र है वो नॉर्मंडी में नहीं है, वो फ्रांस का है। ठीक है, नॉर्मंडी फ्रांस का क्षेत्र है, और जर्मनी में रूर का प्रदेश है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 39, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। तो यहाँ पर सी इसका सही ऑप्शन है, भूमध्य सागरीय प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 40वां। दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमार्सबर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। तो इसका सी नंबर सही है, मैग्नीज। ठीक है, पोस्टमार्सबर्ग जो है वो मैग्नीज का उत्पादक है और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 41, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर स्थित है। डार्लिंग श्रृंखला, इसका डी नंबर सही है, दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है डार्लिंग श्रृंखला। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। इस महाद्वीप के पूर्वी तट पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ठीक है, पूर्वी तट पर आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मिलेगी, जबकि इस महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम तट पर डार्लिंग श्रृंखला अवस्थित है। ये पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, डार्लिंग पर्वत श्रृंखला और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपके पूर्वी तट पर है, और जो डार्लिंग श्रृंखला है वो दक्षिण पश्चिम तट पर है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर आपका 42, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर देखिए निर्जातीय समूह और देश दिए गए हैं, कौन कहाँ पाया जाता है इसको आपको बताना है। जो यहूदी है ये इजराइल में पाए जाते हैं। ठीक है, और टेडा जो है वो लीबिया में है, बेजा
मिस्र से संबंधित है और लुर ईरान से संबंधित है, आप याद रखना। ये क्वेश्चन नंबर अपना अगला है 43। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, गलत है, एक गलत सुमेलित है, बताना है। जिसका डी ऑप्शन सही है, केप वर्डे बमाको, ये गलत है, ठीक है। केप वर्डे का संबंध है प्राय से, ठीक। अब यहाँ पर मोरक्को की जो राजधानी है आपकी रबात है, ट्यूनीसिया की जो राजधानी है ट्यूनिस है, और अल्जीरिया की जो राजधानी आपकी अल्जीरियस है, और केप वर्डे की राजधानी क्या है दोस्तों, तो प्राय है, ठीक है। बमाको किसकी राजधानी है, तो माली की राजधानी है, आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, नहीं बताना है। यहाँ पर ऑप्शन 4 देश दिए गए हैं और ऑप्शन इस प्रकार से हैं, ठीक है। 1 4 2 4 2 3 और 3 4। तो इसका डी नंबर सही है। 3 और 4 जो ऑप्शन है उन देशों से, यानी भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, गैबन और सोमालिया से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 45। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर यानी TFR क्या होनी चाहिए, तो इसका सी नंबर सही है। 2.1% आपकी TFR होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 46। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर निगम किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखी नगर बने थे, तो इसका सी नंबर बिल्कुल सही है। 1971 में बन गया था कौन, आपका कानपुर, और लखनऊ बन गया था 1981 में। 10 साल का अंतर है, इतना याद रख लीजिए, एक का याद रख लीजिए। कानपुर 1971 में 10 लाखी नगर बना था, 10 साल बाद लखनऊ 10 लाखी नगर बन गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 47। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, जिसका ए नंबर सही है। कौन सा भाग है ये, तो 9वें भाग में, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9वें भाग में पंचायत है, 9 के काम में नगर पालिका है, और यहाँ पर 6वें भाग में है राज्य, और 3रे भाग में है मौलिक अधिकार, और यहाँ पर 4 के काम है आपका मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था, तो इसका सही जवाब है 1992 में, ठीक है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में पंचायत और नगर पंचायत को यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। तृतीय तल का संबंध है, पहले तो हो गया केंद्र, इसके बाद दूसरा तल हो गया राज्य, और तीसरा तल हो गया आपका पंचायत या नगर पंचायत, ठीक है। ये तीसरा तल कहलाता है, और तीसरा तल को पंचायतों को जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन से, और नगर पंचायतों को जोड़ा गया 74th संविधान संशोधन से, और दोनों हुए 1992 में। ये आप याद रख लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 49। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि 4 दिए गए हैं, एक सुमेलित नहीं है, 3 सुमेलित है। यहाँ पर डी ऑप्शन कह रहा गलत है। संघ लोक सेवा आयोग का समय अनुच्छेद 315 से, यहाँ पर ये गलत दिख रहा है, ठीक है। कह रहा है अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन 263 में किया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद 263, वित्त आयोग 280 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 के का के अंतर्गत है, जबकि अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग दोनों है, ठीक है। यानी कि संघ अथवा और राज्य दोनों लोक सेवा आयोग हैं। आर्टिकल 315 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण आपके 323 के काम में है। वित्त आयोग सबको पता है 280, अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263, ठीक। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी 3 सही है और एक गलत है, तो सी नंबर यहाँ पर गलत है। भारत का महान्यायवादी कह रहा भाग 13 में दिया गया, ये गलत है। मौलिक कर्तव्य आपका पता है भाग 4 के ए में है। राज्य आपको पता भाग 6 में है, और संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं हैं जो आपकी भाग यहाँ पर 14 में है, ठीक है। यहाँ पर मौलिक कर्तव्य फिर से पढ़ लीजिए, भाग 4 के 1 में। राज्य का संबंध भाग 6 में है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं ये आपकी आती हैं किसमें, यहाँ पर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और समागम ये आते हैं भाग 13 में। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं आती हैं भाग आपकी 14 में, ठीक है। और यहाँ पर जो महान्यायवादी का वर्णन है ये अनुच्छेद 76 के अंतर्गत है, जो कि भाग 5 में आता है, ठीक है। भाग 5 में है महान्यायवादी, और ये आर्टिकल 76 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 51।
यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए कथनों में से विचार करना। कथन कारण का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कथन कहता है भारतीय राजनीति व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। और कारण क्या कहता है दोस्तों कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक कार्यशैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व समाहित है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ए नंबर सही है। कह रहा ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 52। यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं। कथन ए और कथन आर जो कथन कारण का सवाल है कुल मिला के, ठीक है। ए कहता है देखिए कथन भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। कारण क्या है? भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो क्या ये सही है? तो यहाँ पर बी नंबर इसका ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। मतलब कि ए अपनी जगह सही है और आर अपनी जगह सही है। ए कह रहा है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और आर कहता है भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो ये भी सही है, अपनी अपनी जगह सही है, कोई किसी की व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? इसका सी नंबर सही है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था। ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर आपका 54। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो इसका डी नंबर सही है। नए राज्यों का प्रवेश, ये आर्टिकल 3 के तहत नहीं होता दोस्तों। नए राज्यों का प्रवेश होता है आर्टिकल 2 के तहत, ठीक है। नए राज्यों का प्रवेश किस में है? आर्टिकल 2 में है, ये आप याद रखना। बाकी जो है आर्टिकल 3 में होता है नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, लेकिन नए राज्यों का प्रवेश नहीं होता, ठीक है। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स नहीं होता, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स हो सकता है। नए राज्यों का गठन और नए राज्यों का प्रवेश दोनों अलग अलग बातें। इस बात शाब्दिक अर्थ को आप समझिएगा। इंग्लिश में देखिए लिखा हुआ फॉर्मेशन और यहाँ पर एडमिशन, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 55। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नगर पालिका से संबंधित है? नागरिकता से, ठीक है। नागरिकता से संबंधित है तो आपको 5 से 11 अनुच्छेद यानी सी नंबर आर्टिकल 5 से 11 ये आपके नागरिकता से संबंधित भाग 2 के अंतर्गत आते हैं। संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 भारत के नागरिक बने, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 56। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब 3 सुमेलित है और एक गलत है। यहाँ पर आर्टिकल 48 दिया न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये गलत है। आपका जो है यहाँ पर जो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है वो आर्टिकल 50 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करी गई है, ठीक है। आर्टिकल 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन और आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन, ठीक है। और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 48 के ए में पर्यावरण संबंधी उपबंध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 या 3। तो यहाँ पर केवल 3 ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती? केवल तीसरा ऑप्शन यानी कि अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। यानी यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने के लिए संसद की भूमिका नहीं होती। बाकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा हटाया जा सकता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, सीएजी को हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 58, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? यहाँ पर बी नंबर सही है, प्राक्कलन समिति भारत की संविधान की सबसे बड़ी समिति है। प्राक्कलन समिति का जो गठन था जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर सन 1950 में किया गया था। मूलतः इसमें 25 सदस्य होते हैं लेकिन 1956 में इसके सदस्यों की संख्या 30 कर दी गई थी। इसके सभी जो 30 सदस्य होते हैं दोस्तों वो लोकसभा से संबंधित होते हैं। यह समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। समिति के सदस्य प्रत्येक वर्ष लोकसभा के सदस्यों के बीच से चुने जाते हैं, हर साल चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति के 30 सदस्य होते हैं। जॉन मथाई कमेटी ने इसकी अनुशंसा की, 1950 में इसको बनाया गया।
शुरुआत में इसमें 25 सदस्य थे। 1956 में इसमें 30 सदस्यों का प्रावधान किया गया। सभी सदस्य आपके लोकसभा से प्रतिवर्ष आपके चुने जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 59, भारत में महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला पॉइंट दिया है, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह हो। बिल्कुल सही है। दूसरा है, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर, सिर्फ एक नंबर सही है। ठीक है, पहला वाला सही है कि जो राष्ट्रपति है ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की अर्हता रखता हो। दूसरा वाला गलत है। ठीक है, क्योंकि देखिए भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में दिया, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और जो इसका यहाँ पर देखिए वेतन है वो महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करेगा और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित जितना राष्ट्रपति इसको वेतन निर्धारित कर देगा उतना ही वेतन महान्यायवादी को मिलेगा। इसलिए संसद जो है इसका वेतन निर्धारित नहीं करती। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60वां, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। तो इसका ए नंबर सही है। सामान्य विधेयक का जो गतिरोध है उसको दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। और आर्टिकल जो है आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं उनके अंदर का प्रावधान दिया गया है, तो यहाँ पर सीधे डायरेक्ट देख लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल जो 61 है दोस्तों राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 67 खा जो है उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 94 यानी 94 है वो स्पीकर को हटाने से संबंधित है, लोकसभा स्पीकर को। और अनुच्छेद जो 90 है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? इसका बी नंबर सही है 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 63, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो इसका डी नंबर सही है। उपयुक्त में से कोई अनुच्छेद ऐसा नहीं है जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। और सतर्कता आयोग सरकार द्वारा 1964 में के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। संसद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, यह आयोग भ्रष्टाचार की जाँच करने की शक्ति रखता है। इसका वर्णन संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। 280 में आपका वित्त आयोग आता है। 268 में संघ द्वारा लिए जाने वाले किंतु राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्कों का वर्णन है 268 में। जबकि अनुच्छेद जो 276 है उसमें वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर का वर्णन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? यहाँ पर बी नंबर सही है। हैदराबाद और कर्नाटक को 371 के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, ये भाग 21 के अंतर्गत आता है। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध वाले अनुच्छेद 370 जो कि अब निरसित हो चुका है उसके अंतर्गत 371 में आपका नागालैंड, 371 में महाराष्ट्र और गुजरात, 371 में आपके मणिपुर, 371 के डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 371 के एफ में सिक्किम को, 371 के जी में मिजोरम को, 371 में रखा गया है अरुणाचल प्रदेश और 371 जे में हैदराबाद और कर्नाटक को शामिल किया गया है मतलब विशेष उपबंध के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। कब? तो यहाँ पर केशवानंद भारती बनाम 1973 वाले मामले में जो संविधान का आधारभूत ढांचा है उस सिद्धांत को स्पष्ट किया था। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 66, यहाँ पर पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है किसके ऊपर? तो यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत के सभी चुनावों का जो दायित्व है वो निभाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 67,
निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर डी नंबर सही है इसका, सामाजिक असमानता शामिल नहीं किया जा सकता है। HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जीवन प्रत्याशा को शामिल किया जाता है, शिक्षा को शामिल किया जाता है और प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है। सामाजिक असमानता से उसका कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? और पहला पॉइंट है सिरगणना विधि, दूसरा पॉइंट है कैलोरी ग्रहण विधि और यहाँ पर तीसरा पॉइंट है पारिवारिक उपभोग व्यय और चौथा पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ पर बी नंबर इसका सही है। ऊपर के 3 ऑप्शन प्रयोग किए जा रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय का उपयोग भारत की गरीबी आकलन के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, भारत की गरीबी आकलन के लिए सिरगणना विधि, कैलोरी ग्रहण विधि और यहाँ पर पारिवारिक उपभोग व्यय का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? तो यहाँ पर ए नंबर सही है, अलग समिति। ठीक है, अलग समिति ने पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है, अलग समिति ने। ठीक है, यहाँ पर देखिए वाई के अलग की अध्यक्षता में 1979 में समिति का गठन किया गया था। ठीक है, पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा निर्धारित की गई थी। यहाँ पर देखिए शहर क्षेत्र में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी निर्धारित की गई थी। अगर इससे कम स्तर की कैलोरी कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो वो गरीबी रेखा में आएगा। क्वेश्चन नंबर 70, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया? तो यहाँ पर ए नंबर सही है, ऑस्कर लुईस द्वारा। ठीक है, गरीबी की संस्कृति का विचार ऑस्कर लुईस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 71, भारत ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब प्राप्त कर लेने का रखा है? तो यहाँ पर 2024 तक रखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, केंद्रीय बजट 2020-21 का क्वेश्चन है, इसको हम कवर नहीं करेंगे। यहाँ पर 73 है, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालीन नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो इसका डी नंबर बिल्कुल सही, नीति आयोग के अंतर्गत आता है। और नीति आयोग की जो स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर होती है। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 74, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों, स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है? तो आपको बताना है, इसका सी नंबर सही नहीं है, बाकी सब सही है। देख लेते हैं, 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग इसमें पात्र हैं। ठीक है, उनका वार्षिक लेन देन यानी टर्नओवर 15 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, तब इस योजना का लाभ उठा सकता है। और यहाँ पर इसके अंतर्गत 3,000 का मासिक पेंशन सुनिश्चित किया गया है। और जो शामिल नहीं है उसमें राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ पर कथन कारण का सवाल है, इसको देख लेते हैं। कथन कहता है कि केंद्रीय बजट 2020-21 का क्वेश्चन है, इसको हम शामिल नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर अपना है अगला 76, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं? एक शामिल नहीं है, बाकी 3 शामिल हैं। तो यहाँ पर पूरक पोषण शामिल है, टीकाकरण को शामिल किया गया है, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा शामिल किया गया है, लेकिन समन्वित बाल विकास परियोजना में परिवार नियोजन को शामिल नहीं किया गया। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यह परियोजना जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1975 में चालू की गई थी, समन्वित बाल विकास योजना। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 77, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। स्वयं सहायता लिंकेज का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, इनको क्रोनोलॉजिकल क्रम में देखना है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में सबसे पहले, नाबार्ड की स्थापना 1982, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम ये 1992 में चालू हुआ और जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है वो 1998 में चालू हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 78, फायर अलार्म निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फायर अलार्म में तो ए नंबर सही है, फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो फायर अलार्म होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोटो सेल का। ठीक,
क्वेश्चन नंबर आपका 79 है, सूची 1 का सूची 2 से मिलाना। कुछ धातुएं उनके गुणधर्म दिए गए हैं, तो सीधे मिलान देख लेते हैं। सोडियम जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, मुलायम धातु है। पारा जो है कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली ये धातु है पारा, ठीक है। चांदी जो है विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, और सीसा यानी लेड ये ऊष्मा का कुचालक होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 80, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, नहीं बताना है। तो यहाँ पर बी नंबर सही है, न्यूप्रिन ये थर्मोप्लास्टिक नहीं है। बाकी टेफलॉन, पॉलीस्टराइन और पॉलीथीन ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक एक ऐसा पॉलीमर होता है जो तापमान बढ़ने पर अधिक कोमल और तापमान गिरने पर अधिक ठोस हो जाता है। टेफलॉन, पॉलीस्टराइन और पॉलीथीन ये थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं, जबकि न्यूप्रिन एक विशेष प्रकार का संश्लेषित रबड़ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है, यानी प्राकृतिक की बात कर रहा है। तो फाइब्रिन जो है ये प्राकृतिक पदार्थ है, प्राकृतिक है ना कि कृत्रिम। बाकी लेक्सॉन, नियोप्रिन और टेफलॉन ये सभी कृत्रिम है, ठीक, ये सभी कृत्रिम पदार्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 82, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। कुछ पदार्थ उनके प्रयोग दिए गए हैं, किस पदार्थ का कहाँ प्रयोग होता है देख लेते हैं। नीला थोथा का प्रयोग होता है कवकनाशी में, और ईओसिन का प्रयोग होता है लाल स्याही में। सिल्वर आयोडाइड का जो प्रयोग होता है वो कृत्रिम वर्षा में होता है, और जिंक फास्फाइड का प्रयोग होता है कृंतकनाशी में, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 83, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह यानी Fe विद्यमान होता है। तो इसका नाम सही है डी नंबर, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन में लोहा विद्यमान होता है। क्लोरोफिल, कैलोजन और कैरोटिन में फेरस का कोई योगदान नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 84, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। इसका ए नंबर सही है हींग। बाकी शिलाजीत, सुहागा ये वृक्ष से प्राप्त नहीं किए जाते, ठीक है। हींग सौंफ की प्रजाति का एक ईरानी मूल पौधा है। ये भूमध्य सागर क्षेत्र से लेकर मध्य एशिया तक पाए जाते हैं। भारत में कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से में उगाई जाती है हींग। इस पौधे के विभिन्न वर्गों के भूमिगत प्रकंदों और ऊपरी जड़ों के रिसने वाले शुष्क वानस्पतिक दूध को हींग के रूप में प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 85, जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन क्या कहलाता है। तो इसका ए नंबर सही है, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन कहते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम के आधार पर जो परिवर्तन चेंज आता है उसे कहते हैं म्यूटेशन या उत्परिवर्तन, ठीक है। जीन के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें सन्निहित कूट सूचनाओं में अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। जीन क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी अतिसूक्ष्म संरचना है जो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। जब किसी जीन के डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने, ठीक है, ह्यूगो डी ब्रीज, ये याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 86, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो प्रोटीन का पाचन दोस्तों यहाँ पर आमाशय से स्टार्ट हो जाता है। जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, हाइड्रेट का पाचन तो मुंह से स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रकार से प्रोटीन का पाचन आमाशय से स्टार्ट होता है, ठीक। क्वेश्चन आपका 87 है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है। इसका डी नंबर सही है, बेरी रोग हो जाता है, क्योंकि जो पॉलिश किया हुआ चावल है उसमें विटामिन B1 की कमी हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका ए नंबर सही है, विटामिन K। क्वेश्चन नंबर आपका 89, मानव मस्तिष्क के बारे में कथनों पर विचार करना है। कथन एक दिया है, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा पॉइंट है, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो इसके कौन से सही हैं, तो दोनों सही हैं दोस्तों। कह रहा है कि मस्तिष्क जो है हृदय गति को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है, और मस्तिष्क शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी, तो दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 90, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा से इसका कोई संबंध नहीं है। जो चंबल अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों की सीमा पर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 91, यहाँ पर भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना, ये करंट का क्वेश्चन है, इसको हम नहीं कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 92, यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। राष्ट्रीय उद्यान और उससे संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो जो इंद्रावती है दोस्तों, ये इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान आपका गोवा में है, और कलेसर जो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों वो हरियाणा में है, और बेतला
या बेतवा राष्ट्रीय उद्यान है आपका झारखंड में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 93 है सुपोषण यानी कि यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताना है। कथन एक दिया हुआ है ये जल में घुलत ऑक्सीजन को कम करता है, और दूसरा है ये जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। तो यहाँ पर दोनों सही हैं दोस्तों। ठीक है, जो यूट्रिफिकेशन है वो या सुपेषण उसका दोनों कथन सही है। ये जल में घुलत ऑक्सीजन को भी कम कर देता है और यह जल निकाय के पोषक तत्वों के संवर्धन की एक घटना है। क्वेश्चन नंबर आपका 94 कहता है निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभिक कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट दिए हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और जैव विविधता अधिनियम। इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर जो देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आया था सन 1972 में आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। आपका प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में, और जैव विविधता अधिनियम जो आया दोस्तों वो 2002 में आया। ठीक है, ये याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 95 एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है। तो इसका ए नंबर सही है, जैव भू रसायन चक्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यहाँ पर 96 हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होता है। तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव ना हो तो जो भू सतह का औसत तापमान ये होगा -18 डिग्री सेंटीग्रेड। आप याद रख लीजिए, इसलिए ग्रीन हाउस प्रभाव भी बहुत ज़रूरी है पृथ्वी के लिए। लेकिन जो आजकल प्रदूषण हो रहा है उससे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, इसलिए टेम्परेचर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 97 नंबर का क्वेश्चन है समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है। तो इसका नंबर जवाब है सीयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 98 पोषकीय या सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सी नंबर सही है, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका ए नंबर सही जवाब है नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 100 सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। तो इसका ए नंबर बिल्कुल सही है, परिचालन पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर आपका 101 पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो दोस्तों बेनेट ने। ठीक है, जो पारिस्थितिक संक्रमण है यानी इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, इसका सबसे पहला प्रयोग किया था बेनेट ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 102 निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों के कूट भी दिए गए हैं, इसमें कौन सा सही है ये हमें पता करना है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सभी, चारों सही है। यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका प्रभाव है समुद्र जल स्तर का बढ़ना, हिमनद का पिघलना, बीमारियों का फैलना और प्रवाल भित्तियों का विरंजन। जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो भी मतलब समाप्त होती जा रही हैं। ठीक है, ये वैश्विक तापन के जो है प्रभाव हैं, समुद्र जल का स्तर बढ़ना, हिमनद का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना, नदियों में बाढ़ आना, वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन और प्रवसन में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर आपका 103 निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है, नीचे दिए कूट में सही उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि 4 ऑप्शन है रियो पृथ्वी सम्मेलन, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और द लिमिट टू ग्रोथ। तो यहाँ पर देख लेते हैं द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ 1972 में, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन 1989, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। ठीक, क्वेश्चन नंबर 104 वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन क्या था। तो इसका बी नंबर बिल्कुल सही है, आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक प्रतिवेदन दिया गया जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चर्चा हुई। कब? 1987 में। क्वेश्चन नंबर आपका 105वां वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व में पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, इसके लेखक कौन है। तो सी नंबर रेचल कार्सन। ठीक है, साइलेंट स्प्रिंग एक पुस्तक है, इसके लेखक है रेचल कार्सन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 106
निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? तीन दिए गए जो 4 ऑप्शन है इनमें 3 तो कारण है, एक नहीं है। इसका डी नंबर सही है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। ठीक है, जो वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का कारण जनसंख्या की वृद्धि नहीं है। बाकी प्राकृतिक आवास का नष्ट होना भी है, जंगलों में आग लगा देना है, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यीकरण करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 107वां, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया या किए गए? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या। में कौन शामिल किए गए? तो 1 और 2 को शामिल किया गया हृदय योजना के तहत, वाराणसी और मथुरा को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 108, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यहाँ पर लखनऊ में। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपका लखनऊ, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 109, उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना में आच्छादित हैं? तो इसका सही जवाब है 10। जो स्मार्ट सिटी मिशन है ये 25 जून 2015 को चालू किया गया था। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को चालू किया गया था और यूपी के 10 शहर इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 110वां, यहाँ पर 2020 का सवाल है, इसको नहीं हम टच करेंगे, ये भी करंट का क्वेश्चन है। करंट के हम क्वेश्चन दोस्तों छोड़ दे रहे हैं, जितने भी करंट के क्वेश्चन हैं हम उनको शामिल नहीं करेंगे। उनके लिए आप हमारे चैनल में आप चले जाइए, मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहाँ से आप जाकर मंथली करंट अफेयर्स कम समय में अधिक क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। अब हम विविध के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 143वें क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया? इसका डी नंबर सही है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से मिट्टी बचाओ आंदोलन चालू किया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 144, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार करना है। 4 अध्यक्ष दिए गए हैं, जयंती पटनायक, ममता शर्मा, डॉक्टर गिरिजा व्यास और डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी। इनके बारे में विचार करना है। क्वेश्चन कह रहा है इनकी नियुक्ति का सही कालानुक्रम बताना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही है, 1 4 3 2। ठीक है, 1 4 3 2 यहाँ पर देख लेते हैं, 1 4 3 2 यानी कि पहले जयंती पटनायक, फिर डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी और फिर गिरिजा प्रसाद व्यास और फिर इसके बाद ममता शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कि राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था और पहली महिला राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी जयंती पटनायक, जो 1992 से 95 तक रहीं। ठीक है, फिर इसके बाद बी मोहिनी गिरी 95 से 98 तक रहीं। ठीक है, जो पूर्णिमा आडवाणी है 2002 से 2005 तक रहीं और अभी वर्तमान में रेखा शर्मा 2018। क्वेश्चन नंबर 145 है, नीचे दिए कथन दिए गए हैं, कथन कारण का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कथन कहता है सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। कारण है प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। इसका कौन सा जवाब सही? तो बी कह रहा सही है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। मतलब कि सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा जो अधिक मधुर होती, बिल्कुल सही है। और प्रतीप शर्करा को, जो प्रतीप शर्करा है उसको सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, ये भी अपनी जगह सही है, लेकिन कारण नहीं दे पा रहा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 146, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर सी नंबर सही है, 2 और 4 जो कानून थे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897। इनके तहत भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों का विधिक आधार प्राप्त हुआ लॉकडाउन के दौरान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 147, मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इस बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतिस्थापित कर दिया? तो इसको सन 2010 में प्रतिस्थापित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर आपको 148 है, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक जारी किया जाता है तो किसके द्वारा? तो यहाँ पर सी नंबर सही है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, जो पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक है ये जो है विश्व आर्थिक मंच प्रतिवर्ष जारी करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 149, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं था? तो यहाँ पर सी नंबर सही है, राजनीति एवं विकास शामिल नहीं था। बाकी प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण शामिल था, पर्यावरण प्रदूषण शामिल था, जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास शामिल था। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 150, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति यानी मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका ए नंबर सही है, रॉबर्ट ई पार्क ने। ठीक है, जो सीमांत व्यक्ति अर्थात मार्जिनल मैन की जो संकल्पना है वो किसने दी? तो रॉबर्ट ई पार्क ने। दोस्तों ये रहा सन 2020 का यूपीपीसीएस प्री का सॉल्व पेपर जो मैंने आपको कराया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।